नमस्कार छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा की 7वीं कविता देखने वाले हैं। 7वीं कविता है स्वागत है। कवि श्याम दानेश्वर। कवि परिचय दिया है। श्याम दानेश्वर जी का जन्म फरवरी 1943 में हुआ है। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आप हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। हिंदी के प्रति लगाव होने के कारण साहित्य रचना में रुचि जागृत हुई। प्रवासी साहित्य में मॉरिशस के कवि के रूप में आपकी पहचान बनी है। मॉरिशस इस देश में जाकर कवि साहित्य लिखते हैं। अपने परिजनों से विछोह का दुख, गुलामी का दंश और पीड़ा आपके काव्य में पूरी संवेदना के साथ उभरी है। तो इस तरह अंग्रेजों के कालखंड में दूसरे देशों में हमारे भारतीय लोग बिछुड़ गए थे, गुलामी में सारे लोग थे। तो उनके प्रति लेखक की पीड़ा, लेखक का दुख इस कविता में व्यक्त होता है। यथार्थ अंकन के साथ भविष्य के प्रति आशावादिता आपके काव्य की विशेषता है। प्रवासी भारतीय साहित्य में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्याम दानेश्वर जी की मृत्यु 2006 में हुई है। तो इस तरह कवि का परिचय दिया गया है। अब प्रमुख कृतियाँ कवि ने किया हुआ लेखन: पागल, कमलकांड उपन्यास संग्रह है, काव्य संग्रह आदि। इन 3 रचनाओं की निर्मित कवि ने की है। अब काव्य प्रकार के बारे में जानकारी लेखक नीचे देते हैं। तो इस तरह प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा। और श्याम दानेश्वर जी ने कौन सी कृतियों का लेखन किया है, कृतियों के नाम लिखो, यह भी प्रश्न आपको आ सकता है। तो विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा हिंदी में रचा गया साहित्य प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहलाता है। तो इस तरह प्रवासी भारतीय साहित्य ने विदेश में जाकर भारतीय लोगों ने जो साहित्य की निर्मित की है, हिंदी में रचा हुआ साहित्य है, उसे प्रवासी भारतीय साहित्य कहलाता है। तो इस तरह प्रवासियों ने भारत से वे विदेश में जाकर जो लोग प्रवास करते हैं और वहाँ जाकर उन्होंने हिंदी साहित्य की निर्मित की है, उसे प्रवासी भारतीय हिंदी साहित्य कहते हैं। इन रचनाओं ने नीति, मूल्य, मिथक, इतिहास, सभ्यता के माध्यम से भारतीयता को सुरक्षित रखा है। तो इस प्रवासी हिंदी साहित्य ने सारे नीति मूल्यों के साथ, सारे इतिहास को लेकर, सारी सभ्यता को लेकर साहित्य की निर्मित की है और एक तरह से भारतीयता को सुरक्षित रखने का काम ऐसे लेखकों ने किया है। प्रवासी साहित्य ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति, संस्कार एवं उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। तो इस तरह जो प्रवासी साहित्य है, प्रवासी जाकर विदेशों में जाकर जिन लेखकों ने साहित्य की निर्मित की है, तो वह साहित्य उसने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया तो है ही, तो उसके साथ साथ पाठकों को प्रवास की संस्कृति क्या होती है, प्रवास के संस्कार क्या होते हैं और उस भूभाग के लोगों की स्थिति से भी अवगत कराया है। उस देश के लोगों से अवगत कराने का काम ऐसा साहित्य करता है। तो प्रवासी भारतीय साहित्यकारों के नाम लिखिए, ऐसा भी प्रश्न आपको आएगा। तो उसमें है श्याम दानेश्वर, अभिमन्यु अनंत, जोगिंदर सिंह कंवल, स्नेहा ठाकुर आदि अन्य प्रवासी साहित्यकार हैं। तो इन साहित्यकारों ने प्रवासी साहित्य की निर्मित की है। तो अब काव्य परिचय दिया है, थोड़े में कविता परिचय दिया है, स्वागत है। तो कवि किसका स्वागत करना चाहते हैं?
क्यों स्वागत करना चाहते हैं इसके बारे में कवि परिचय दिया है। काव्य परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियां भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ मॉरिशस इस देश का नाम आया है। मॉरिशस में बहुत से लगभग 60% हिंदू लोग हैं और छोटा भारत, लघु भारत के रूप में मॉरिशस जाना जाता है। बहुत सारे हिंदू लोगों की संस्कृति वहाँ दिखाई देती है और तो इस तरह वहाँ के कवि श्याम दानेश्वर सारे प्रवासी भारतीयों को अपनी विगत दुखद स्मृतियाँ भुलाकर, बीता हुआ समय भुलाकर, दुख भुलाकर मॉरिशस आने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। अब मॉरिशस की भूमि नहर के समान है। कवि हमें कहते हैं कि मॉरिशस की भूमि, मॉरिशस देश हमारे मायके के समान है। भारतीय लोगों का मायका यानी मॉरिशस है, ऐसा कहते हैं। और फिर जहाँ परिजनों से मिलाप होगा तो पहले अंग्रेजों के राज्य में अनेक हमारे परिजन, हमारे संबंधी लोग, हमारे घर के लोग वहाँ गए थे, मॉरिशस में गए थे, इधर उधर उन्होंने भेजा था, तो उनसे मिलना भी अब हो सकता है। लघु भारत के आंगन में कवि सभी का स्वागत कर रहा है। तो इस तरह लघु भारत यानी मॉरिशस के आंगन में कवि सारे लोगों का स्वागत कर रहे हैं। कवि ने गिरमिटियों के जीवन में आए सकारात्मक पहलुओं को उजागर किया है। गिरमिटे यानी क्या, उसका भी हम अर्थ देखने वाले हैं। तो इन लोगों के जीवन में सकारात्मकता जो आती है उनको भी कवि व्यक्त करते हैं। गिरमिटियों की पीढ़ियों के मन में स्थित भारतीयों की संवेदनाओं को और उनकी सृजनात्मक प्रतिभाओं के दर्शन भी कराए हैं। तो इस तरह वहाँ के लोगों में भारतीय लोगों के प्रति किस तरह संवेदना है और वहाँ के लोग किस तरह साहित्य सृजन करते हैं, उसके दर्शन, उसके बारे में कवि जानकारी इस कविता में व्यक्त करते हैं। तो इस तरह यहाँ एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में एक जहाज दिखाई देता है, पानी में चलने वाला जहाज, समुद्र दिखाई देता है और सामने बहुत सारी भूमि, पेड़ दिखाई देते हैं। तो इसी जहाज पर बैठकर अनेक सारे अंग्रेजों के ज़माने में भारतीय लोग विदेशों में भेजे गए थे। तो उनका दुख, उनके बारे में कवि इस कविता में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। तो कविता का वाचन हम पहले करेंगे। स्वागत है, स्वागत 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 है। आओ 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 ओ मेरे भाइयों, बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, आप सबों का सब प्रेम स्वागत है। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। आज मिलन हमारा हो रहा है कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, स्वागत है। हम सब जहाजिया भाई ठहरे, कोई इस जहाज पर चढ़ा था तो कोई उस जहाज पर, और सब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ है। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे, स्वागत है। भूल जाओ वो पुरानी कथा मेरे हृदय के टुकड़ों,
भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में, वही तो हुआ हम सबके साथ। अब रोना रोने से क्या होगा, जहाजी प्रणयन को सोचना क्या। आज तो हम मिल ही रहे हैं युग युगांतरों के बाद। देखो हम सब के सब कैसे साथ है। आज लघु भारत के प्रांगण में स्वागत है। तो यहाँ तक के कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह सब प्रेम का अर्थ है प्रेम के साथ। जहाजिया यानी जहाज के यात्री। लंगर यानी लोहे का वो कांटा, जहाज खड़ा करने के लिए जिसके माध्यम से जहाज को बांधकर समुद्र में गिरा देते हैं। तो इस तरह कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। और फिर अब हम कविता का भावार्थ देखने वाले हैं। अब कविता के बारे में फिर काव्य परिचय थोड़ा सा हम देखेंगे कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने लाखों भारतीयों को जबरदस्ती स्वजनों से दूर अपने विदेशों में भेजा था। 19वीं सदी में 19व्या शतकामध्ये अनेक लाखों भारतीय लोगों को विदेशों में भेजा था। और फिर जहां उन्हें गुलाम बनाकर बड़ी अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था, गुलाम बनाकर वहाँ के सारे कामकाज करने के लिए मजदूर बनाकर ऐसे लोगों को वहाँ रखा था। और इस कविता में कवि भारतीयों को अपनी विगत स्मृतियाँ भुलाकर मॉरिशस आने के लिए कवि प्रेरणा दे रहे हैं। तो कवि कहते हैं, हे मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों, आओ, तुम सबका स्वागत है। आओ हमारे देश में तुम सारे भाई मेरे भाइयों का स्वागत है। बिखरे हुए मेरे परम दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे हुए मेरे प्रिय मित्रों, मॉरिशस की भूमि पर आपका प्रेम सहित स्वागत है। सारे लोग बिखरे हुए थे, सारे लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। एक ही माँ के बालक है हम और अनेक देशों में बिखरे हैं। हम सब एक ही माँ अर्थात भारत माता की संतान है। समय के चक्र ने हमें अनेक देशों में बिखरा दिया था। उस अंग्रेजों के कालखंड में अंग्रेजों ने सारे देशों में विदेशों में भारतीय लोगों को भेजा था। और इस तरह आज मिलन हमारा हो रहा है कई युगों के बाद। तुम सब मॉरिशस की धरती पर पधार रहे हो। अनेक युगों के बाद, बहुत सालों के बाद आज हम सब भाइयों का मिलन हो रहा है। तुम सबका स्वागत है। तुम सब मॉरिशस की भूमि पर पधार रहे हो, आज स्वागत है। आज तुम मॉरिशस में हमारी भूमि पर आ रहे हैं। सारे तुम लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। इस तरह कवि स्वागत करते हैं और मॉरिशस आने के लिए निमंत्रण देते हैं, मॉरिशस में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। आगे कवि कहते हैं, हम सब जहाजिया भाई ठहरे। जहाजिया ने जहाज से आने वाले। कवि कहते हैं, एक समय ऐसा आया था जब हमें जबरदस्ती जहाज पर चढ़ा दिया था। कोई इस जहाज पर चढ़ा था, कोई उस जहाज पर। जबरदस्ती अंग्रेजों ने की थी और सारे उन लोगों को जहाज पर चढ़ाया था। कोई इस जहाज पर चढ़े थे, कोई उस जहाज पर। और इस तरह किसी को कुछ ज्ञात नहीं था कि क्या हो रहा है। और जब जहाज पानी में बहने लगे तो एक ही देश में नहीं पाए गए। और इस तरह कवि कहते हैं, कोई नहीं जानता था कि वे जहाज अलग अलग देशों को जा रहे हैं। जहाज पानी में बहकर समुद्र में से जाने लगे और फिर जाने के बाद
तो एक ही देश में सारे लोग नहीं गए थे। कोई इस देश में गया था, कोई उस देश में गया था। लंगर पड़ा जब समुद्र तट पर, हक्का बक्का ताकने लगे। और इस तरह और फिर उस जगह पर जहाज जाने के बाद जलयान अपनी गति से पानी पर बहने लगे, जहाज पानी पर बहने लगे। और जब काफी समय के बाद समुद्र में लंगर डाला गया और जहाज रोके गए, तो स्वयं को अपने घर से बहुत दूर एक नई भूमि पर पाकर सब हक्के बक्के रह गए, हक्का बक्का ताकने लगे। तो इस समुद्र तट पर जहाज जाने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अरे कहाँ आ गए हम इतनी दूर, अरे मेरे भाई भतीजे कहाँ हैं। अब सारे लोगों के अनेक अनेक प्रश्न पड़ते हैं। वे मन में लोग विचार करते हैं, बोलने लगते हैं कि इतनी दूर हम कहाँ आ गए हैं, मेरे संबंधी लोग, मेरे भाई भतीजे यहाँ नहीं है। सारे परिजन एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, हमें अलग अलग देशों में भेज दिया गया है। और इस तरह सारे लोग बिछुड़ जाते हैं। इस जहाज में जगह नहीं थी, फिर उस जहाज पर तो चढ़े थे। तो इस तरह एक एक जहाज पूरा भर जाने के बाद हमारे सामने ही लोगों को दूसरे जहाज पर चढ़ाया गया था। कोई इस जहाज से, कोई उस जहाज से, अनेक जहाज़ों से लोग, भारतीय लोग भेजे गए थे। तो उन सारे लोगों का स्वागत कवि करते हैं। भूल जाओ वो पुरानी कथा, मेरे हृदय के टुकड़ों। अब कवि कहते हैं, मेरे प्रिय मेरे हृदय के टुकड़ों, उस पुरानी कथा को भूल जाओ। वो जो हुआ था उसे भूल जाना है, उसे छोड़ देना है। भूल जाओ वह जहाजी कारनामे जो होना था प्रारब्ध में। और कवि कहते हैं, भूल जाओ कि किस प्रकार आप लोगों को जहाज़ों में भरा गया था, आप लोगों को अपने परिजनों से अलग कर दिया गया था। आपके भाग्य में यही लिखा था, आपके प्रारब्ध में यही था, आपके नसीब में यही था, वह सब भूल जाओ। वही तो हुआ हम सबके साथ, अब रोना रोने से क्या होगा। और कवि कहते हैं, जो होना हमारे साथ था वही हुआ है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अब इस तरह कवि कहते हैं, बोलते हैं, हमारे साथ बातचीत करते हैं। और इस तरह अब रोने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जहाज़ों द्वारा आप सबको यहाँ लाए जाने की घटना को सोचकर दुखी होने पर भी अब उसे अनहोना नहीं किया जा सकता है। फिर भी वे सारे विचार हमारे मन में, लोगों के मन में आते हैं। जहाजी प्रणयों को सोचना क्या, आज तो हम मिल ही रहे हैं। और कवि कहते हैं, आज युगों के बाद हम सब मिल रहे हैं, बहुत सालों के बाद हम मिल रहे हैं। देखो आज हम सब कैसे साथ साथ हैं, युग युगांतरों के बाद देखो हम सब कैसे साथ हैं। आज अनेक युगों के बाद, अनेक सालों के बाद हम सारे एक साथ मिल गए हैं लघु भारत के प्रांगण में। और कवि कहते हैं, ऐसा लगता है मानो इस धरती पर एक लघु भारत बन गया हो। लघु भारत, छोटा भारत, भारत की प्रतिकृति मॉरिशस को माना जाता है। और उस अपने छोटे से भारत के प्रांगण में आज युगों के बाद हम एक ही माता के बालक मिल रहे हो। और इस तरह मॉरिशस में सारे लोगों का कवि स्वागत करते हैं, सारे लोगों को वहाँ बुलाते हैं। और इस तरह कवि हमारे साथ बातचीत करते हैं, हमारे साथ कवि बोलते हैं। आगे कवि कहते हैं, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा अब भैया, बड़ा डर लग रहा है उससे तो। कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा, इस उस धरती पर बिखर न जाए।
खोजते हुए निज बंधुओं को आसमान की राह पकड़ जाओ, आगे चल। मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे सब, नैहर वो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे, स्वागत है। तो अगले इस पंक्तियों में, अगले इस कड़ी में कवि कहते हैं, इस कुछ कठिन शब्द है यहाँ। पनिया जहाज यानी पानी पर चलने वाला जहाज, बाबुल यानी पिता, नैहर यानी मायका। अब कवि कहते हैं इस कड़ी में, पनिया जहाज पर कौन चढ़ेगा भैया? कवि कहते हैं, पानी के जहाज पर अब कोई देशवासी नहीं चढ़ना चाहेगा, बड़ा डर लग रहा है उससे, तो कहीं पुनः दोहरा न दे इतिहास हमारा। सबको डर लग रहा है, जहाज पर चढ़ने के लिए कुछ सारे लोगों को डर लग रहा है, और कहीं ऐसा न हो कि किस्मत उसी इतिहास को फिर से दोहराने लगे, फिर वही पुराना इतिहास फिर से हो सकता है क्या? ऐसा भी कभी को लगता है, ऐसा अनेक लोगों को लगता है, तो उसके कारण लोग डर रहे हैं। और इस तरह ऐसा न हो कि अपने आत्मियों को खोजते हुए हम अलग अलग देशों की धरती पर पहुंच जाए, इस उस धरती पर बिखर न जाए, खोजते हुए निज बंधुओं को। अब फिर हमारे बिछड़े हुए बंधुओं को खोजते हुए इधर उधर उस देशों में हम बिखर न जाए, ऐसे भी विचार हमारे लोगों के मन में आते हैं, उसके कारण लोग डर रहे हैं। आसमान की राह पकड़ आगे चल। अब ऐसा डर होने के कारण अब लोग एक नया मार्ग अपनाना चाहते हैं। अब हम जल मार्ग से न जाकर वायु मार्ग से आगे बढ़ेंगे और सभी मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे, आसमान की राह पकड़कर। यानी अब हम हवाई जहाज के माध्यम से जाने वाले हैं, एरोप्लेन के माध्यम से जाने वाले हैं, और सारे लोग हम मॉरिशस की भूमि पर उतरेंगे, मॉरिशस में जाएंगे। अब हम जहाज के माध्यम से नहीं जाएंगे, पानी के मार्ग से नहीं जाएंगे। पुराना इतिहास की स्मृतियाँ मन में आएगी, इसके डर के कारण अब लोग आसमान की राह से जाने वाले हैं। नैहर हो जैसे वही हमारा, बाबुल के लोग वही मिलेंगे। और कवि कहते हैं, मॉरिशस तो अब हमारे मायके के समान है, नैहर के समान है, हमारा मायके के समान मॉरिशस हमारा देश है। वही हमारे परिवार के लोग मिलेंगे, बाबुल के लोग वही मिलेंगे, बाबुल यानी पिता, परिवार के लोग वही मिलेंगे। देश परदेश के नाम मिटेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे। और कवि कहते हैं कि अब हम सबकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, आंसू थामे वही मिलेंगे। कोई अब नहीं रोने वाला है, आंसू कोई नहीं बहने वाला है। हमारे बीच देश विदेश का भेद अब नहीं रहेगा, देश परदेश के नाम मिटेंगे। कोई इस देश का कोई उस देश का ऐसा भेद नहीं रहेगा, देश परदेश के नाम मिटेंगे, यानी देश विदेश के बारे में कोई भेद नहीं होगा। हम सब एक ही जहाज के सदस्य हैं, सभी का स्वागत है। एक ही जहाज से हम जाने वाले हैं और कभी सभी का स्वागत करते हैं। तो इस तरह प्रवासी भारतीय साहित्य में श्याम दानेश्वर कवि सारे लोगों का मॉरिशस आने के लिए स्वागत करते हैं, और वहाँ आने के लिए सारे लोगों को कवि प्रेरणा देते हैं। आगे की कड़ी है, तो इस तरह यहाँ तक आज हम देखेंगे। इन 4 कड़ियों में बहुत सारा कवि का विचार
कविता का भावार्थ तो हमने देखा है और कवि सारे लोगों का स्वागत करते हैं। और इस तरह कठिन शब्द आपको ध्यान में रखने हैं और कविता का भावार्थ आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छी कविता, बहुत सीधी आसान कविता यह है। मॉरिशस क्या है, लघु भारत किसे कहते हैं, कवि के रचनाओं के नाम लिखिए, प्रवासी भारतीय साहित्य किसे कहते हैं। ऐसे इन प्रश्नों के जवाब आपको लिखने होंगे। इस तरह आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब में बहुत सारा, किताब के माध्यम से अध्ययन आप करने वाले हैं। आपके सामने किताब नहीं है तो ऐसी कविता, ऐसे पाठ आपको समझ में नहीं आएंगे। कठिन शब्द भी किताब में दे है पाठ के नीचे, और पाठ के नीचे स्वाध्याय भी बहुत सारा दिया हुआ है। और इस तरह आगे कुछ समय के बाद आपकी कटक चाशनी परीक्षा भी होने वाली है। उसको ध्यान में रखकर आपको अध्ययन करना है। अब इस कविता के 2 कड़ियाँ और उसका स्वाध्याय लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। तो यहाँ आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।